Online students, check your audio and video. देखना, हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में इंडस्ट्रीज के बारे में। ये रहा डायग्राम यहाँ पे। इंडस्ट्रीज के अंदर हम पढ़े थे सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है। वन, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे कोई रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और दूसरा, जहाँ पे कोई प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होता है, कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग चार टाइप का होता है, याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये रहा सेकेंडरी। सेकेंडरी दो होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग चार टाइप का होता है, पढ़े थे ऑलरेडी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। ठीक है, एनालिटिकल में क्या था, एक तो रॉ मटेरियल से बहुत सारा फिनिश गुड्स बनाते हैं। सिंथेटिक में था बहुत सारा रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। प्रोसेसिंग था एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस करके फाइनल आउटपुट बनता है। और लास्ट है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट को यूज करके असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दैट इज असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर है ये? इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, जैसे कि बिल्डिंग बनाना या रोड्स बनाना या डैम बनाना, दिस ऑल कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, देखना, दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, etc. This industry use the products of manufacturing industries such as, क्या यूज करते हैं ये लोग, ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइमस्टोन्स, etc. The unique feature of this industry is that their product cannot be transferred or shifted. ऑब्वियस बात है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, है ना। बिल्डिंग, डैम, रोड जहाँ पे बनेगा वहीं रहेगा, ऑब्वियसली दूसरी जगह थोड़ी ले जा सकते हैं उसको। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो एनालिटिकल के अंदर हो, सिंथेटिक हो, प्रोसेसिंग हो या असेंबली हो, कोई भी आउटपुट हो, उसको हम जहाँ प्रोड्यूस हुआ वहां से हम दूसरी जगह भेज सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मतलब मूवेबल होता है। बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर जो बनता है वो एक फिक्स प्लेस पे होता है, फिक्स साइट पे होता है, और वो मूवेबल नहीं होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है वो ऑब्वियस सा बात है वहीं पे रहेगा। क्लियर है ये? तो ये छोटा सा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो देखना हम कहाँ तक पहुंचे, वी हैव नाउ कंप्लीटेड प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आता है ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, कोई भी प्रकार का जो सर्विसेज का जरूरत पड़ता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, जो भी चीज, जो भी सर्विस का हमको जरूरत पड़ता है, ऑल दोस कम्स अंडर टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए। तो ये सब कहाँ पे आता है, ये सब आता है अंडर टर्शरी इंडस्ट्री, राइट। जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर कोई गुड्स नहीं है, गुड्स तो या तो प्राइमरी इंडस्ट्री है या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है।
ये दोनों यहाँ पे गुड्स है, लेकिन टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर क्या रहता है, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर सर्विसेज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ठीक से चलाने के लिए we need some kind of services and those services comes under tertiary industry. Clear है ये? अब यहाँ पे इतना डिटेल में बताया नहीं है सर्विसेज के बारे में, क्योंकि आगे चल के एक और टॉपिक है, सेम है वो कॉमर्स के अंदर, यू कैन सी टॉपिक का नाम है H2 ट्रेड, ठीक है। तो H2 ट्रेड के अंदर हम पढ़ेंगे सारा सर्विसेज के बारे में इन डिटेल, इसीलिए अभी यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज का नाम दिया हुआ है, उसका डिटेल नहीं है, राइट, बिकॉज द डिटेल विल बी कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ कॉमर्स H2 ट्रेड। क्लियर है? तो अभी के लिए टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर we will read only the name of the services but not in detail. Each and every services will be covered under H2 trade जो आगे आएगा, ठीक है। देखना, tertiary industry is concerned with providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. This industry helps in activities of primary and secondary. Primary और secondary industry को क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगर टर्शरी इंडस्ट्री नहीं होता तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी रन नहीं हो पाता, है ना। तुम खुद सोचो ना, ट्रांसपोर्ट के बिना, बैंकिंग के बिना, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, इन सब के बिना वी कैनॉट स्मूथली रन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। तो टर्शरी इंडस्ट्री हेल्प्स इन business of primary and secondary, right. That is why it is also called as service industry, right. तो tertiary industry को क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है it is concerned with giving some kind of services, right. Services to whom? Services to the primary and secondary industry, right. The various types of services provided are, हम तो पढ़ ही लिए सर्विसेज का नाम, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्शरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस एक्टिविटीज दो होता है, एक होता है इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। इंडस्ट्री तीन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर दो टॉपिक है, एक है ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस, और दूसरा है H2 ट्रेड। एड्स मतलब हेल्प्स, द वर्ड एड्स मींस हेल्प्स। तो एक हो गया ट्रेड और दूसरा जो ट्रेड में हेल्प करता है, H2 ट्रेड, राइट। तो ट्रेड दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री के हैं, when the buyer and seller belongs to the same country, then it is called as internal trade, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रेड किसको बोलते हैं, when the buyer is of one country and the seller is of another country, or the seller is the current home country, buyer is from another country। मतलब एक तो पर्सन इस कंट्री का है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरे कंट्री का है, then that is called as external trade। नाम से पता चल रहा है। इंटरनल मतलब जहाँ पे दोनों बायर सेलर एक ही कंट्री के हैं, होम कंट्री के, जैसे इंडिया का ही बायर है, इंडिया का ही सेलर है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब कोई एक पार्टी जो है वो इंडिया से बाहर का है, या तो बायर बाहर का है या फिर सेलर बाहर का है, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है? तो ट्रेड दो टाइप का होता है, पढ़ेंगे हम डिटेल में। वन इज इंटरनल ट्रेड एंड अदर इज एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल फिर दो टाइप का होता है, रिटेलर, होलसेलर, और एक्सटर्नल फिर तीन टाइप का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट
एंट्री पोर्ट। ठीक है, क्लियर है ये? तो हम ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेड दो टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल दो है, रिटेलर होलसेलर। एक्सटर्नल तीन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट। राइट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड। व्हेन द ट्रेड इज कंप्लीटेड we will read H2 trade, and H2 trade is same as the tertiary industry। समझ में आ रहा है? tertiary industry और H2 trade दोनों एक ही बात है। क्लियर? देन हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर दो, पहला हो गया ट्रेड और दूसरा हो गया H2 ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स पढ़ रहे हैं अभी। कॉमर्स समझ में आ रहा है कहाँ है कॉमर्स? ये रहा कॉमर्स, है ना, ये पढ़ रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटी दो है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स में हम शुरू कर रहे हैं ट्रेड एंड H2 ट्रेड। राइट, देखना, commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate customer। तो कॉमर्स का मतलब है वो हर एक एक्टिविटी जो कैसे ना कैसे हेल्प करता है कस्टमर तक सामान पहुंचाने में। राइट, अब इसके अंदर दो आता है, फंक्शन ऑफ कॉमर्स बाद में पढ़ेंगे जब H2 ट्रेड पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, वन इज ट्रेड, another is H2 trade। क्लियर है? नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ठीक है, देना, ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को किससे मिलाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर से। Trader act as a link between the manufacturer and the customer। Trade can be classified into internal and external। right, नाम से पता चल रहा है इंटरनल का मतलब क्या है? जब दोनों बायर और सेलर एक ही कंट्री के हैं, then that is called as internal trade, also called as home trade। क्या बोलते हैं इसको? होम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा करेंसी यूज होता है? होम करेंसी यूज होगा। जैसे बायर भी इंडिया का है, ठीक है, सपोज बायर भी इंडिया का है और सेलर भी इंडिया का ही है। when the buyer and seller both belongs to the same country, then it is called as internal trade। ठीक है, internal trade also called as home trade। ठीक है, कौन सा करेंसी यूज होगा इसमें? कौन सा रुपए यूज होगा? कौन सा मनी यूज होगा? जो इंडिया में चलता होगा। इंडिया में क्या चलता है? रुपी, तो रुपी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, लेकिन सोच लो एक जन बाहर का होता तो फिर इंटरनेशनल करेंसी यूज होता, है ना। आज तुम बर्गर में सामान खरीदोगे तो यू हैव टू पे इन रुपी, रुपी में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सोचो तुम कोई बाहर कंट्री जाओगे घूमने तो वहां पर हमको वहां का करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे तो हमको बाहर के करेंसी में जो है पेमेंट करना पड़ सकता है, या बाहर के करेंसी में हमको मनी रिसीव हो सकता है। ठीक है, किसमें? एक्सटर्नल ट्रेड में, जब एक पार्टी बाहर का है। ठीक है, बट इंटरनल ट्रेड में कौन सा करेंसी यूज होगा? होम करेंसी। ठीक है, जो इस देश में चलता है करेंसी, वही करेंसी यूज होगा। राइट, अब इंटरनल ट्रेड फिर दो टाइप का है, एक है होलसेलर और दूसरा है रिटेलर्स। ठीक है, अब देखो जब सामान बनता है, सामान बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ये सामान किसको देता है? होलसेलर्स को, बल्क क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे किसी का भी एग्जाम सोच लो, अमूल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अमूल कंपनी कहाँ है? गुजरात में। तो अमूल गुजरात में प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है?
गुजरात में, ठीक है। अब अमूल क्या करता है, होलसेलर को सामान, अब बरगढ़ में सामान कैसे, दुकान दुकान तक सामान कैसे पहुंचेगा, बरगढ़ में क्या होगा, बरगढ़ में एक तो होलसेलर होगा अमूल का। मैंने अमूल कंपनी क्या करता है, सामान किसको देता है, बल्क क्वांटिटी में होलसेलर्स को। होलसेलर बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अब ये होलसेलर क्या करता है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में, कम कम क्वांटिटीज में सामान सप्लाई करता है किसको, रिटेलर्स को, राइट, रिटेलर्स को सप्लाई करता है। और फिर रिटेलर किसको देता है, प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। तो कंज्यूमर तक सामान कैसे पहुंचता है, व्हाट इज द प्रोसेस, मैन्युफैक्चरर विल सेल द गुड्स टू द होलसेलर्स, wholesaler will sell it to the retailers, and then the retailer will sell it to the ultimate consumer, right। तो बरगढ़ में एक अमूल का होलसेलर होगा। अब बरगढ़ में अमूल का होलसेलर बरगढ़ के हर छोटे छोटे दुकान में, हर छोटे छोटे किराना दुकान में, ग्रोसरी दुकान में, जनरल स्टोर्स में, पान दुकान में, हर जगह अमूल का प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अब हम कहाँ से सामान खरीदते हैं, हम ये छोटे छोटे रिटेलर लोगों से सामान बाय करते हैं, राइट। तो आज हम कोई भी शॉप से अमूल का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लेट से, तो हम किससे सामान खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग इट फ्रॉम द रिटेलर्स, उनको रिटेलर्स बोलते हैं। रिटेलर किनसे खरीदे, होलसेलर्स, और होलसेलर किससे लाया है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्लियर है। तो यहाँ दो ट्रेड है, एक होलसेल, एक ये लोग हैं जो होलसेल में सामान बेचते हैं, और दूसरे ये लोग हैं जो छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेल में सामान सेल करते हैं, क्लियर है ये। तो इंटरनल ट्रेड दो हो गया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, राइट। लिखना, देखना, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही सामान बेचना खरीदना अगर हो रहा है, बायर और सेलर दोनों उसी कंट्री के हैं, तब उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। कौन सा करेंसी यूज होगा, होम करेंसी। होम करेंसी मतलब इंडिया में अगर हो रहा है तो इंडिया का करेंसी यूज होगा, रुपी यूज होगा, राइट। द इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, राइट। तो ये जो इंटरनल ट्रेड है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या, वन होलसेल एंड सेकेंड रिटेल, क्लियर है। तो लिखेंगे सबसे पहला व्हाट इज होलसेल ट्रेड, ठीक है, क्विकली राइट इट डाउन। व्हाट इज होलसेल ट्रेड, होलसेल का मतलब क्या है, बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदना फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और छोटे छोटे क्वांटिटीज में उसको सप्लाई करना टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, राइट। लिखना, इट रेफर्स टू, क्विकली राइट इट डाउन, इट रेफर्स टू बाइंग, लिखो लिखो, इट रेफर्स टू बाइंग एंड it refers to buying and selling of goods or services in large quantity. In large quantities. Full stop. The wholesalers buy goods directly from the manufacturer. Directly from the manufacturer.
and sells them, sell those goods कर दो, and sell those goods to retailers. They are specialized in one product. एक ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है उनके पास. He maintains large stock या huge stock. होलसेलर से खरीदता है, कस्टमर मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और बेचता है उसको रिटेलर्स को. जनरली ज़्यादा वैरायटी नहीं रहता होलसेल में, एक ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है और वो चीज़ बल्क क्वांटिटी में रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे वैरायटी नहीं मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा इन क्वांटिटी मिलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम में सामान मिलेगा, बट यू विल नॉट गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी. राइट. रिटेलर खरीदता होलसेलर से है, बट ज़्यादा क्वांटिटी मेंटेन नहीं करता, थोड़ा थोड़ा खरीदता है होलसेलर से और वैरायटी मिलेगा. यहाँ पे हम रिटेल दुकान में जाएंगे तो हमको वहाँ अमूल का प्रोडक्ट भी मिल रहा है, वहाँ हल्दीराम भी मिल रहा है, तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी है, तो वहाँ लेस भी है, तो वहाँ और कोई कंपनी का प्रोडक्ट्स भी है. बट होलसेलर में ऐसा नहीं होता. होलसेलर जनरली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डील करता है. जैसे अमूल है तो अमूल का ही होलसेलर होगा, बाकी सामान यहाँ नहीं मिलेगा. ठीक है, बट रिटेल में ऐसा नहीं है. रिटेल में वी विल गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी, हमको हर एक ब्रांड का प्रोडक्ट रिटेल दुकान में मिलेगा. क्लियर. कस्टमर कहाँ जाता है? कस्टमर रिटेल शॉप्स विजिट करता है. हम जो दुकान में विजिट करते हैं सामान खरीदने के लिए, ऑल दोज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड. राइट. लिखना. इट रेफर्स टू बाइंग and selling of goods and services in small quantities. In small quantities. The retailer buy goods from wholesaler and sell these goods to the customer. Retailer maintains huge variety of goods. Retailer maintains huge variety of goods. Clear है? So this is all about internal trade. Clear? Internal trade completed. दो होता है, एक होता है होलसेल और दूसरा है रिटेल. क्लियर. इंटरनल ट्रेड का मतलब समझ में आ गया है, विद इन द सेम कंट्री. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड. व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड मतलब व्हेन वन ऑफ द पार्टी बिलोंग्स टू द आउटसाइड कंट्री, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड. राइट. देखना.
It refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limits. हमारा कंट्री का जो लिमिट है, जो आउटर बाउंड्री है, उसके बाहर अगर बायर सेलर्स हैं, then that is external trade, right? It is also known as trade between two or more countries. In external trade, the market is very wide. Obvious सा बात है, अगर हम इंडिया में खाली सामान बेचेंगे तो लिमिटेड मार्केट है, लेकिन हम इंडिया के बाहर भी सामान सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, then the market is very huge. बहुत सारे कस्टमर्स हैं. अब एक्सटर्नल ट्रेड पे 3 टाइप का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमको पता होगा आई थिंक आराम से. सपोज दिस इज आवर कंट्री, राइट? तो अगर हम इंडिया से बाहर सामान भेज रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, है ना? हम अपने कंट्री से सामान बाहर कंट्री को बेच रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट. इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स है जनरली फूड ग्रेन्स या वेजिटेबल्स या फूड रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में. इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है क्योंकि हमारा कंट्री इज एग्रीकल्चर कंट्री, तो इसीलिए हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे सरप्लस होते हैं. इसीलिए हम जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर कंट्री को बेचते हैं, राइट? अगर हम बाहर कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, अपने कंट्री में ला रहे हैं सामान, देन दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट. इंडिया ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो है बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है. मशीनरीज हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ज्यादातर ये सब सामान जो है इंडिया बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है. इंडिया में उतना बनता नहीं है जितना इंडिया में चाहिए, उससे कम प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर. तो इंडिया जनरली इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है, राइट? हमेशा हर एक गवर्नमेंट या हर एक सरकार है ये चाहता है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े. एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं हम हमेशा, और इंपोर्ट को हम हमेशा रिड्यूस करना चाहते हैं. व्हाई? बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ेगा, बाहर कंट्री से पैसा इंडिया में आएगा, राइट? तो जब हम बाहर कंट्री में सामान बेचेंगे तो बाहर कंट्री से पैसा कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा. लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होता है हमारा. हमको हमारा पैसा जो है कहाँ पेमेंट करना पड़ता है? बाहर कंट्री में पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमेशा हर एक पर्सन, हर एक गवर्नमेंट ये चाहेगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़े और इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो, राइट? इससे क्या होगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझते हो? हमारे कंट्री के पास बाकी कंट्री का कितना डॉलर और सब कुछ कितना है हमारे पास, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो लोग डॉलर में हमको पेमेंट करेंगे तो कंट्री में डॉलर बढ़ेगा, हमारे पास डॉलर का सरप्लस होगा, डॉलर बढ़ेगा, जिससे डॉलर वीक होगा, राइट? लेकिन अगर हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और जब हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा तो हमको डॉलर बाय करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो डॉलर है नहीं. तो अगर हमको डॉलर बाय करना पड़ गया, अगर ज़्यादा डॉलर बाय करना पड़ेगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और डॉलर का प्राइसेस जो है वो बढ़ेगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? तो अगर हमको ज़्यादा डॉलर बाय करना पड़ा तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट? तो एवरी कंट्री वांट्स दैट एक्सपोर्ट शुड बी मैक्सिमाइज्ड एंड इंपोर्ट शुड बी मिनिमाइज्ड. क्लियर है? वो ऐसा बात हो गया, तुम ऐसे सोचो ना, इंडिया छोड़ो, इसको अपना घर सोचो. टेक एग्जाम्पल ऑफ योर होम. अगर रोज घर में बाहर से खाना मंगाएंगे, रोज 3 का 3 टाइम फूड जो है हम रेस्टोरेंट से मंगाएंगे,
तो इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कुछ टाइम हम खुद घर में अगर बना सकते हैं तो इट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंसेस, खर्चा कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही इंडिया की जगह, होम की जगह हम इंडिया को रखें तो इंडिया को जो जरूरत है इंडिया खुद अपने कंट्री में बनाएगा उसको, तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन इंडिया हर चीज अगर बाहर से खरीद के लाएगा, हर चीज को बाहर से इंपोर्ट करेगा, तो इट विल रिजल्ट इनटू डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। राइट, क्लियर आई थिंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तीसरा आता है एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सबको पता ही है। एंट्री पोर्ट क्या होता है, देखना। एंट्री पोर्ट होता है जब हम बाहर कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बाहर कंट्री सामान इंपोर्ट कर रहे हैं बट उसको हम अपने कंट्री में यूज नहीं करने वाले, उसको अपने कंट्री में कंज्यूम नहीं होने वाला। वो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्टिंग इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। ठीक है, व्हाट इज एंट्री पोर्ट? हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू सम अदर कंट्रीज। समझ में आ रहा है? आज जैसे सोच लो एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे है सोच लो यूएस। सोच लो कोई भी एक पर्टिकुलर सामान, सोच लो ये पेन एक तो, ठीक है, दिस पेन, ये ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है लेट से, रुपी के टर्म्स में बता या डॉलर के टर्म्स में ले लो, $80 में मिल रहा है। ठीक है, दिस पेन इज वर्थ लेट से $80 इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में $80 में ये पेन मिल रहा है। ठीक है, हम $80 में ऑस्ट्रेलिया से खरीदे इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस। ठीक है, लाने का खर्चा मिला के $80 में सामान हमारे पास आ गया। अब ये पेन जब हम यूएस में बेचते हैं तो ये सेल होता है $100 में। तो $20 का रेट में फर्क है ऑस्ट्रेलिया और यूएस में। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीद रहे हैं और वो सामान को कहाँ बेच रहे हैं, यूएस में बेच रहे हैं, और बीच में हम $20 अर्न कर रहे हैं। क्लियर है? इसको बोला जाता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्टिंग। ठीक है, और खाली इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इन द होम कंट्री। अगर इंडिया में वो चीज का जरूरत है, इंडिया में वो चीज का डिमांड है, इंडिया में वो प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर्स को, हम बाहर से मंगा रहे हैं और इंडिया में यूज कर रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट। लेकिन हम बाहर से मंगा रहे हैं और उसको किसी दूसरे कंट्री को बेच दे रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। राइट, तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट मतलब सामान मंगवाना दूसरे कंट्री से और उसको अपने ही कंट्री में यूज कर लेना, और एंट्री पोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री से सामान मंगवाना और उसको कोई दूसरे कंट्री में रिटर्न एक्सपोर्ट करना। क्लियर है? लिखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। सबसे पहला एक्सपोर्ट, पता है हमको, एक्सपोर्ट बाहर कंट्री में सामान बेचना इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। राइट, लिखना। इट रेफर्स टू sale of goods. It refers to sale of goods to a foreign country. The developing countries like India, encourage exports. The developing country like India encourage exports as
it result into increase in फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, इंडिया या हर एक डेवलपिंग कंट्री जो है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है हमेशा, क्योंकि अगर हम बाहर कंट्री को सामान बेचेंगे तो हमको बाहर से डॉलर्स मिलेगा, सामान बेचेंगे तो डॉलर आएगा इंडिया में, वो डॉलर को हम क्या कर पाएंगे, इंपोर्ट करने के लिए यूज कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमको डॉलर खरीदना नहीं पड़ेगा। सोच लो तुम एक्सपोर्ट किए, $100 आया, वो $100 में से सोच लो 80 या 90 डॉलर का इंपोर्ट कर भी लिए, तो भी $5-10 हमारे पास बच जाएगा, हमको डॉलर बाय नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर सोच लो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, जीरो जीरो एक्सपोर्ट है, खाली इंपोर्ट कर रहे, तो इंपोर्ट करने के लिए 80-90 डॉलर जो पेमेंट करना पड़ेगा कहां से आएगा, एक्सपोर्ट तो किए नहीं हम, तो उससे क्या होगा, हमको डॉलर बाय करना पड़ जाएगा। और अगर डॉलर बाय करना पड़ गया देन डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इंडियन रुपी जो है वो वीक होगा। राइट, नेक्स्ट आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब तो समझ गए हैं, दूसरे कंट्री से जब सामान हम मंगवाते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। इंडिया प्रमोट करता है इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड्स अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी शुड नॉट इंपोर्ट द कंज्यूमर गुड्स, हमको कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज सोचो मैं अगर कोई मशीनरीज इंपोर्ट कर रहा हूं, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा हूं बाहर कंट्री से, देन इट इज ओके, क्योंकि मैं खुद वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, कोई और डेवलप कर लिया मैं उनसे ले आऊंगा, इट इज ओके। ठीक है, तो अगर मैं इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं तो चलेगा, बट आई शुड नॉट इंपोर्ट द कंज्यूमर गुड्स, मुझे कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कंज्यूमर गुड्स अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो वी शुड नॉट प्रमोट इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वी शुड प्रमोट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल या इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, जैसे हमारे घर में मम्मी ये बोलेगी खाना घर में बना लेते हैं, खाना बाहर से नहीं लाते हैं। फिर कभी ये सुने मम्मी बोले कि आज फ्रिज घर में बना लेते हैं, फ्रिज घर बाहर से थोड़ी लाएंगे, या गैस चूल्हा घर में बनाएंगे, नहीं। तो क्योंकि एवरीवन इज ओके इफ दे बाय माइक्रोवेव, इफ दे बाय गैस सिलेंडर, फ्रिज, एसी, ठीक है, ये सब बाय करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है घर में। लेकिन अगर खाना रोज बाहर से आ रहा है देन देर इज अ प्रॉब्लम। राइट, तो वही बात है कि खाना कंज्यूमर गुड्स है, वो तो हम डायरेक्टली रोज कंज्यूम करते हैं, वो रोजाना रोज रोज जरूरत पड़ता है, वो हम बना सकते हैं खुद, तो वो कर लेना चाहिए खुद से। बट कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स वो हम खुद नहीं बना सकते, एसी हम जितना भी सोच लें कि हम घर में बना लेंगे, हम नहीं बना पाएंगे, तो वो बाहर से ले आना इज ओके। राइट, वैसे ही इंडिया के लिए भी, इंडिया अगर इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स बाहर से ला रहा है देन इट इज ओके, बट कंज्यूमर गुड्स कम से कम बाहर से ना लाए, उसको अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करे। क्लियर है ये, देखना। नेक्स्ट इंपोर्ट, देखना, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी इज encouraged as compared to कंज्यूमर गुड्स। ठीक है,
तो अगर हम कैपिटल गुड्स या टेक्नोलॉजी बाहर कंट्री से ला रहे हैं देन इट इज ओके, बट हमको कंज्यूमर गुड्स बाहर कंट्री से नहीं लाना चाहिए, राइट। लास्ट एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट सिंपल है, इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्टिंग इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। ठीक है, लिखना। इट रेफर्स टू बात मत करो, इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स for the purpose of export. In entry port, the goods are purchased from a foreign country. Goods are purchased from a foreign country for selling those goods to some other foreign country. ठीक है, हम सामान खरीदे हैं और सामान हम कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, उसको हम वापस से दूसरे कंट्री में बेचने के लिए खरीदे हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट होता है। अब बचता है सिर्फ ये वाला पार्ट, H2 ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।